हर लड़की सपनों और उम्मीदों के साथ ससुराल आती है, जहां वह अपने लिए अपनापन और सम्मान चाहती है। लेकिन अगर हर चाहत पर किसी और का अधिकार हो और हर खुशी पर सवाल उठे, तो क्या वह अपने नए रिश्तों में अपनी जगह बना पाएगी? नम्रता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लौटकर लाए गए उपहार भी उसके अपने न रह सके। उसकी खुशियां अलमारी में कैद थीं और उसका मन तानों और अधिकारों के बीच घुट रहा था। क्या वंदना दीदी का प्यार और समझदारी नम्रता की डूबती उम्मीदों को बचा पाएगी? इस कहानी का हर मोड़ दिलचस्प है। वंदना दीदी और नम्रता के रिश्ते में अपनापन और समझदारी का क्या असर होगा? क्या परिवार के लोग अपनी आदतों और दृष्टिकोण को बदल पाएंगे? आइए इस भावनात्मक सफर में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे रिश्तों की उलझनों को सुलझाने की कोशिशें एक नई दिशा में ले जाती हैं। आप चाहें तो कहानी के किसी खास हिस्से पर गहराई से बात कर सकते हैं या इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई नया मोड़ सुझा सकते हैं। वंदना ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी नम्रता से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूं दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर नम्रता ने कहा और वंदना के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफर में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूं। वंदना को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए हैं। नम्रता का चमकता चेहरा बुझ सा गया है। वंदना अपनी मां से मिली तो मां उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे, इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहां साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मां, साड़ियां तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहां से लाऊंगी? कहां पतली दुबली भाभी और कहां बुलडोजर जैसी मैं? वंदना ने कहा, केवल काला और सफेद ब्लाउज ले आती तो काम चल जाता। अरे, ऐसे भी कहीं काम चल पाता है। बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए नम्रता ने कटाक्ष किया। वंदना के मन में कुछ गढ़ा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। नम्रता ने नाश्ता लगा दिया। वंदना बार बार अनुभव कर रही थी कि नम्रता जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी वंदना को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। वंदना ने एक खूबसूरत सा बैग नम्रता को थमा दिया। नम्रता ने उचटती नजर से उसे देखा और मां की ओर बढ़ा दिया। वंदना ने नम्रता से प्रश्न किया, क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? नम्रता बोली, पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूं, अपने पास रखो। नम्रता असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। मां जी चुपचाप दोनों को देख रही थीं। वंदना ने मां से कहा, क्या बात है मां, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे, अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं, मां ने तीखे स्वर में कहा। मां, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नई नई है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। वंदना का अपनापन पाकर नम्रता के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें वंदना से छिपी न रह सकीं। वंदना सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन रोशनी के लिए सलवार सूट, सूरज के लिए नेकटाई और निखिल के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। नम्रता चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थीं, हमारे लिए क्या लाई? वंदना ने टोका। नम्रता एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी निखिल ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थीं वे तो मां के पास हैं, अब मां ही आपको दिखाएंगी। निखिल, तू बहुत बोलने लगा है, मां ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है मां, निखिल ठीक ही तो कह रहा है। सूरज ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। मां की जुबान में कड़वाहट घुल गई। वंदना, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहां से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं मां को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूं तो कहती हैं कि मैं नम्रता का पक्ष लेता हूं। स्थिति विस्फोटक हो, इससे पहले ही नम्रता उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे,
इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन नम्रता सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह वंदना अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह नम्रता भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई अंकित के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शाल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपए चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी पापा और अंकित उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। वंदना, रोशनी, मांझी तथा निखिल के लिए भी नम्रता कितने अच्छे उपहार लाई थी। सूरज ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीरी कुर्ता, जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वे और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। मांझी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, रोशनी के लिए कश्मीरी कुर्ता, निखिल के लिए घड़ी और वंदना के लिए गरम शाल। मांझी एक एक सामान देखती गईं और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी मांझी की नजर नम्रता के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी। रोशनी ने कहा, भाभी, क्या यह माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है। और नम्रता ने वह माला गले में से उतार कर रोशनी को दे दी थी। रोशनी ने पहनकर देखी। मांझी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से चमक खराब हो जाएगी। सूरज और नम्रता हतप्रभ से रह गए। सूरज द्वारा नम्रता को दिया गया प्रथम प्रेमोपहार रोशनी और मांझी ने इस तरह झटक लिया। इसका दुख नम्रता से अधिक सूरज को था। सूरज कुछ कहना चाहता था कि नम्रता ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद नम्रता का इकलौता भाई अंकित उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल दागा, दीदी, यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाईं? अभी दिखाती हूं, कहकर नम्रता मांझी के पास जाकर बोली, मांझी, अंकित और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी, जरा वे दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू? क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहने की जरूरत क्या है? फिर कल रोशनी का विवाह करना है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर नम्रता का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला अंकित को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वह अंकित से बोली, तुम्हारे जीजा जी आ जाएं, तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन सूरज के लौटने पर नम्रता ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। मां से मिन्नत करके किसी प्रकार सूरज केवल अंकित की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार मांझी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। नम्रता को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद नम्रता के रिश्तेदारों से जो साड़ियां मिलीं, वे सब मांझी ने उठाकर रख लीं और अब स्वयं कहीं पड़ोस में भी जातीं तो नम्रता की ही साड़ी पहनकर जातीं। रोशनी ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर नम्रता की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। नम्रता का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता सूरज भी था, पर मां और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? वंदना की आवाज सुनकर नम्रता वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी, तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो, यहां साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1 और यहां पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ, तुम्हारा सामान कहां है? कमरा मैं ठीक कर दूं। सूरज को तो कुछ होश रहता नहीं और रोशनी को तमीज नहीं। वंदना ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूंगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लूं। नम्रता ने उठते हुए कहा। शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे, मैंने मां से कह दिया है। मां अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं, ये तो गलत होगा कि मांझी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूं। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूं। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूं और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ, क्या बात है? मुंह क्यों उतरा रहता है?
मैं जब से आई हूं कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूं। सूरज भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सभी कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया। नम्रता एक बार फिर संकोच से गड़ गई। वंदना को क्या जवाब दे। यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी मां की बुराई कर रही हूं। नम्रता ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और नम्रता ने एल्बम वंदना को थमा दी। चित्र देखते देखते वंदना एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने। अब तो नम्रता के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की गांठें वंदना के सामने खोल दी। वंदना गंभीरता से सब सुनती रही। फिर नम्रता की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, सूरज भी आता ही होगा। नम्रता मन ही मन डर रही थी कि हाय क्या होगा। वह सोचने लगी कि वंदना से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे, पर नम्रता सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी रात अजीब कशमकश में बीती। सूरज भी नम्रता को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर नम्रता ने सिरदर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद वंदना ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटिनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी में अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी काम से निपटे। नम्रता भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी रोशनी ने आकर कहा, भाभी मां ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही रोशनी ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। नम्रता को बड़ा आश्चर्य हुआ। सूरज भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए, लेकिन रोशनी और मांझी घर पर रह गए। नम्रता और सूरज पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था, सभी कुछ एकदम बदला बदला सा था। नम्रता ने देखा वंदना पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। नम्रता को समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार वंदना दीदी की वजह से हुआ है। सूरज कुछ समझा, कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से वंदना को जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थीं। नम्रता वंदना के लिए चाय लेकर मांझी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना वंदना दीदी कह रही थी, मां, नम्रता के साथ जो सलूक तुम करोगी वही सलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नई है, उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत, बल्कि उसे दो। और रोशनी, तू भी भाभी की कोई चीज अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई हैं एक एक कर खोल दो, याद रहे फिर कोई गांठ ना लगे। और नम्रता चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी, आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर नम्रता ने वंदना के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो वंदना ने उसे गले से लगा लिया।